Hello, student. Welcome back, guys, with the most awaited book series that is Fundamental of Agriculture and Science Mathematics. Means कृषि विज्ञान व गणित के मुद्दा। तो अपन वापस आ चुके हैं इसको लेके एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस। मैं कंसिस्टेंसी से कर रहा हूँ ये सब चीज़ें जस्ट बिकॉज दोज पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग मी एंड 8 सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं। लास्ट वीडियो में 5 थे एंड आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पे पीसीएमबी के डब्ल्यू है। फसल उत्पादन का चैप्टर 3 भी आ चुका है, चैप्टर 4 भी, बट अभी वीडियोस नहीं आई क्योंकि ग्रुप मेंबर्स को ऑलरेडी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। एंड दी आई वाज टॉकिंग दैट क्लास 12th के हो चुके हैं 16। लास्ट वीडियो में 9 थे, मतलब अपनी ऑडियंस 11th की ज़्यादा है बट 12th के अपने पास ज़्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं एंड आई एम शॉक्ड बिकॉज ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है या होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी जो मेन ऑडियंस है वो 11th की ही है। इवन 11th का ही अपना पूरा बेस्ड चैनल है बट 12th के बच्चे आई थिंक सीरियस हैं, इसीलिए वो जो है चल रहा है उनका। तो अभी से नेक्स्ट वीडियो में भी अभी जो अपने पास है फसल उत्पादन और उनका, और ये अपना 11th जो फसल उत्पादन है इसका अलग से भी है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चाहिए वो भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं अपनी। ओके। एंड देन यहाँ पे अभी कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व अपन लेके आ चुके हैं। ये गाइस ये सिंगल ऐसे सब्जेक्ट है, 2 पार्ट में होगा क्योंकि इसके 27 पेजेस हैं। यहाँ पे आपको शो रहेंगे 27 पेजेस, मतलब फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा मटेरियल है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। ओके। एंड आई बस मैं 11th वालों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई पढ़ लो। बहुत अच्छा, मतलब आप ऑफलाइन कोचिंग मत जाओ, यहाँ से आपका हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अपन हाफ एंड हाफ तो अपन फसल उत्पादन कवर कर चुके हैं क्योंकि वीडियो आई जाएंगी उसकी। एंड देन यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो बड़ी होने वाली है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 11th वाले आ नहीं रहे, 11th वाले आ रहे हैं बट कुछ उनको मिसकंसेप्शन में भी लग रहा हो। मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं अदर डिटेल्स हाइड कर दे रहा हूँ, खाली बंदे की चैट दिखा देता हूँ, उसका नंबर भी हाइड कर दूँगा, नहीं बाद में आप परेशान कर दोगे उसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बंदा है, इसने खाली फसल उत्पादन का चाहिए था इसको। तो देन जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के अकॉर्डिंग तो अभी पेमेंट डन एंड देन वो अपना जो फसल उत्पादन का ग्रुप में था उसमें हो गया था। एंड द सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं, ये हो गया था अपना। उसके बाद में यहाँ पे एक एक अपना पर्सन और था, क्या नाम है उसका। ओके, एक दो पर्सन और हैं, इनको चाहिए थे बट वो उनको आई थिंक पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया कि उनको क्या चाहिए। बेसिकली वो आए और यहाँ पे अपने जो टीम ने बात करी, उन्होंने बोला कि हाँ ये अपने उसको सब बता दिया, सब्जेक्ट नोट चाहिए थे उनको, किस सब्जेक्ट के, पशुपालन के चाहिए थे। एंड देन बोला तो जस्ट 99 रुपीज़ पे नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट थिंक। और एक भाई साहब और इन्होंने आई थिंक ब्लॉक ही कर दिया, ये सुबह का मैसेज अभी तक नहीं पहुँचा। तो मे बी ये सारी चीज़ें, बट 12th वाले अच्छे बंदे हैं अभी, वो बढ़िया अभी कंसिस्टेंसी ग्रो कर रहे हैं और उनकी और ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड कराने की, क्योंकि 12th ऑब्वियस, बट 11th के लिए मैं एक ही कहना चाहूँगा कि आएंगे वीडियोज़ बट वो ग्रुप में ही आएंगे अभी, कि जो बंदे सब्सक्राइब करेंगे उनको ही मिलेंगी। लेट मी टेल यू, पशुपालन का एक चैप्टर और आएगा, मतलब 4 की पीडीएफ आ चुकी है, एक और आएगा। सभी सब्जेक्ट के 5-5 जो है चैप्टर आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। दैट्स इट, मैं ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, इसमें भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिएगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती अपने को। ओके, ठीक है। तो अभी अपना है कृषि विज्ञान के गणित के मूल तत्व, और यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी इसका अवेलेबल है, फुल्ली इंग्लिश वर्जन। सिर्फ ये जो है ग्रुप के मेंबर्स को मिलेगा, इवन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले रहा है उनको भी कुछ नहीं मिलेगा इसमें। एंड मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आपको 99 एंड 150, क्योंकि 10 रुपीज़ में पर पीडीएफ का इतना कोई लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, अगर चाहें तो बता सकते हैं। तो अपना सिंपल रहेगा, 99 को पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड अभी 299 की जगह अभी जो 92 बच्चे 11th के बच्चे हैं और अभी 84 बच्चे 12th के बच्चे हैं। ठीक है, इनको 150 में इनको और मिलेगा 150 में, देन उसके बाद में 299 में ही अपना रहेगा। और त्रैमासिक के टाइम पे सब करेंगे इस, क्योंकि वहाँ पे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको यूट्यूब पे वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब अपनी खुद की पॉलिसीज लाता है ना। ठीक है, ओके। तो देन इसको रैप करते हैं एंड चलिए, कृषि विज्ञान व गणित के मुद्दे पे अपना सबसे पहला अपना है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के एमसीक्यूज के टाइम, यहाँ पे पहले ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह ही कर रखे हैं। एंड देन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, तो मैं वही कहूँगा कि 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये जो मत लगाइए, ऑफलाइन में ऑनलाइन कर लीजिए, आपको वैसे भी मिल जाएंगे। वो इतने डिटेल में तो आई थिंक कोई नहीं पढ़ाता होगा, बट आपको मिल रही चीज़ है, वेल एंड गुड। ठीक है, तो पहला अपना कि समय का मूल मात्रक है, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। निम्न में व्युत्पन्न मात्रक है तो इसका कुलाम हो जाएगा, लीटर किलोग्राम चैंडल कुलाम, तो यहाँ पे कुलाम हो जाएगा। और निम्न में से पूरक मूल मात्रक है, तो पूरक का मूल मात्रक जो है रेडियन हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, रेडियन।
एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो थोड़ा चैप्टर्स बड़ा रहेगा, इसके बाद में ये भी छोटा हो, बट इसका जो है इसकी वीडियोस आई थिंक कम आएंगी, क्योंकि ग्रुप में ही जाएंगी, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो जो डिफिकल्ट है वही तो सबको फ्री में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 7, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार मूल राशियाँ की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो यही हो जाएगी अपनी एसआई पद्धति में घनत्व का महत्व, सॉरी मात्रक है, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम मीटर क्यूब, के जी एम क्यूब, ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। और बंदे जो अपने स्टूडेंट थे उन्होंने कमेंट किया था कि उनको राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो मैं उनकी शब्द समझ नहीं पाया कि उनको पीडीएफ की राइटिंग समझ नहीं आ रही है या फिर जो मैं पेन से लिख रहा हूँ उसकी राइटिंग समझ नहीं आ रही। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी वाली नहीं आ रही है, तो अपन थोड़ा इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है। एंड देन इसके बाद में आता है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। आपेक्षिक घनत्व का इसमें से कोई मात्रक नहीं, किलोग्राम मीटर के अपन ने ऐसे का भी पढ़ा है, पास्कल नहीं होता है इसका, न्यूटन मीटर क्यों नहीं होता है, एंड इसमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अपन आगे बढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व 1.5 है, यह वस्तु पानी में है तो पूरी डूब जाएगी, क्योंकि घनत्व जिसका कम घनत्व होता है वो पानी में डूब जाएगी ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ पे आधी डूबेगी, 1/3 डूबेगी, पूरी डूब जाएगी, तो पूरी डूब कर तैरेगी, तो यहाँ पे पूरी क्या है, डूब जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दुग्धमापी कार्य करता है, दुग्धमापी कार्य क्या करता है, ऑब्वियस है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन के सिद्धांत पे तो ऑब्वियसली नहीं करेगा यार, पास्कल का सिद्धांत भी नहीं है, ठीक। और इसके बाद में आता है 9th अपने का सरल वायुदाब का आविष्कार किया था, तो सरल वायुदाब का आविष्कार किसने किया था, तो टॉरिसेली ने किया था। किसने, टॉरिसेली ने। देखिए आपको ऑफलाइन में भी इतना कुछ नहीं देखना पड़े, या फिर हो सकता है खुद से पढ़ा, बट यार 150 इज इनफ। मैं आई थिंक इसमें हिंदी इंग्लिश आपको मिल ही रही है, ठीक है। वैसे अगर मैं पर 99 के हिसाब से देखूँ तो 3 सब्जेक्ट का ही हो रहा है वो तो, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 299 में, ठीक है। वो तो 3 सब्जेक्ट का ही हो रहा है, हिंदी इंग्लिश आपको फ्री में मिल रहा है, बट अभी तो और भी ऑब्वियस है 50 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट पड़ रहा है आपको, ठीक है ना। तो आपको 3 सब्जेक्ट के ही पैसे लग रहे हैं और आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने कि वायुमंडलीय दाब सामान्य होता है, वायुमंडलीय दाब सामान्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 1.013 इंटू 10⁵ एन एम की स्क्वायर, सॉरी एन एम स्क्वायर। तो ये अपना क्या होता है, वायुमंडलीय दाब सामान्यता इतना होता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आता है अपना फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाएंगे। अगर इंग्लिश में देखिए आपको 150 में इंग्लिश में भी नोट्स एक्सेस करने को मिलेगी, तो अगर ये चीज़ें नहीं आती तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि इस सब्जेक्ट के लिए ही कर लो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट टुकड़ों में ही पढ़ाया जाता है, बट पूरे नोट्स के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आप चाहें तो ऑब्वियस है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सॉरी यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक्स है, ठीक है। किलोग्राम एक मूल मात्रक है, क्या है, मूल मात्रक है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा, एसआई पद्धति में एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, क्या है, एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, तो यहाँ पे फुट हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान ग्राम का मात्रक है, किसका, ग्राम का, ठीक है। घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान आयतन, ठीक, ये हो जाएगा। किसी वस्तु के जल में तैरने के लिए वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए मतलब जल का भार, ठीक है, वस्तु के भार के बराबर या अधिक होना चाहिए, वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए या फिर अधिक होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक मापन प्रणाली में किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। नदी की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना अधिक आसान होता है, ठीक है। ओके, इसका रीजन ही पढ़ेंगे अपन। दुग्ध की गुणवत्ता व शुद्धता को दुग्ध मापी से मापा जाता है, ऑब्वियस दुग्ध मापी यंत्र होगा, ठीक है, दुग्ध मापी यंत्र होता है, वो मशीन भी आती है डेयरी पे जो रखती है उसको वही बोलते हैं दुग्ध मापी यंत्र, ठीक है। और पृथ्वी जल से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, घटता है, पृथ्वी अगर जल है उससे ऊपर जाएंगे दाब घटेगा। वायुमंडलीय दाब एक आदिश राशि है, कौन सी आदिश राशि है, ये राशियाँ होती हैं फिजिक्स में, अभी अपना फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना। उसके बाद में जो भी आएंगे अपन ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 चैप्टर उसके 2 उसके 2 उसके इस तरीके से पढ़ेंगे, बट यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये भी क्लियर है। जब हम बैरोमीटर को निर्वात में ले जाएं तब पारे के स्तंभ की ऊंचाई होगी, तो यहाँ पे शून्य होगी। हाँ, ये और मैं बता देता हूँ, इसका एक चैप्टर सभी के आएंगे, मतलब इसके खाली 4 आएंगे, बाकी सबके 5 आएंगे यूट्यूब पर, बाकी फिर ऑब्वियस फिर वो तो उधर ही आएंगे, ठीक है, या तो अनलिस्टेड होके आएंगे, फिर टेलीग्राम पे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बैरोमीटर की नली को तिरछा करने पर पारे के स्तंभ की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमापी के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे सत्यासत्य जाते हैं, अध्याय पदार्थ के गुण, ठीक है। पहला है अपना बल एक मूल भौतिक राशि है, तो कितना असत्य हो जाएगा। और इसके
स्ट्रेडियन एक पूरक मूल मात्रक है, तो ये सत्य हो जाएगा। ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है, नहीं अपन ने डायन नहीं होता है इसका, अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार पूरक मूल मात्रकों की संख्या 2 है। हाँ, पूरक मूल मात्रकों की संख्या 2 है। मात्रकों के ज्ञान की कृषि विज्ञान में कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं यार, ये तो असत्य होगी, तो बहुत जरूरत है, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व एक बीमाहीन राशि है। हाँ, बीमाहीन राशि, आई थिंक मे बी दिशाहीन होना अच्छा, नहीं दिशाहीन नहीं, बीमाहीन, इसको मैं चेक कर लूँगा एक बार। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक, इसको मैं थोड़ा रैप कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे, ठीक है। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, ये गलत है, ठीक है। और ये अपना अपन ने जो ऊपर पढ़ा था 10th अपना विकल्प था, उसमें जो सॉरी मापक में ही था ये, आई थिंक ऐसा ही पद्धति का मापक है ये, ठीक है। और पानी, बर्फ पानी के ऊपर इसलिए तैरती क्योंकि इसका अपेक्षित घनत्व 1 से कम है। हाँ ऑब्वियस है, ठीक है। एंड द्रवमापी का उपयोग ठोस व द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। क्या द्रव का उपयोग ठोस व द्रवों को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। हाँ सत्य। इसके बाद अपना आता है 10वां कि साइफन कांच या रबर की नली होती है। हाँ साइफन होती है, वो कांच या रबर की नली होती है, ठीक है। और प्लवन की शर्तानुसार तैरने वाली वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का उत्प्लावन केंद्र अलग अलग होना चाहिए। हाँ ये सही है, ठीक है। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी प्रयुक्त करे तो पानी के स्तंभ की ऊंचाई 10.31 मीटर होगी। हाँ ये सत्य है। इसके बाद साधारण वायुदाब मापी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी सुविधा होती है। ये नहीं, असत्य हो जाएगा, इतनी सुविधाएं भी नहीं मिल रही, ठीक है। विंड वैन से वायु की गति को मापा जाता है। हाँ, असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल पंप पानी में डूबी रहती है, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद सही जोड़ी आ जाएंगी हमारी, इसमें तीन पार्ट्स में है, मात्रकों से संबंधित है ये। क्रमांक काम है कि मूल मात्रक मोल हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन हो जाएगा, पूरक मूल मात्रक यहाँ पे स्ट्रेडियन हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा, और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उपकरण और उपयोग में आएगा अपना, सबसे पहला आएगा अपना साइफन। साइफन जो है द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, ठीक है। द्रव मापी उपकरण यहाँ पे द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना होता है। दुग्ध मापी दूध की मिलावट की जांच, एक से कम अपेक्षित घनत्व वाली वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ठीक है। घनत्व का मात्रक यहाँ पे पाउंड घन फुट होता है। क्या होता है? पाउंड घन फुट, ठीक है। वस्तु और विशेषता तो वर्ष 2015 में पूछे गए थे। अभी ये सुविधा में भी आपको कुछ जो पीडीएफ में मिल जाएगी, जहाँ तक मैं अवेलेबल करा सकता हूँ कि ये वर्ष में भी पूछे गए थे, उनको भी दर्शा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लवन होता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है, अपन ने ऊपर पढ़ा था। पानी में डूबी रहती है तो सबमर्सिबल पंप जो है पानी में डूबी रहती है। वायु दिशा सूचक विंडवेन हो जाएगा। लहरादार डायफ्राम यहाँ पे निद्रा दाब मापी हो जाएगा। वल पंप यहाँ पे 34 फीट से अधिक ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर आते हैं अपने। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना 2015 के बोर्ड पेपर के जो है अनुसार भी इसमें आए गए थे, ठीक है। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है तो यहाँ पे एम्पियर होता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे सीएम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। यही फायदा होता है जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो और बेटर क्लैरिटी आएगी, इसीलिए। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपने ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो एक ही प्रकार के वो लोगे, जो भी आप गाइड वगैरह है, आप दो लेने नहीं जाओगे हिंदी इंग्लिश के अलग से, बट आपको एक गाइड की प्राइस में, और आई थिंक 150 एक गाइड की प्राइस होगी अगर कृषि विज्ञान की भी लेने जाओगे, एक गाइड की प्राइस है, और उसमें आपको सभी के नोट्स एक्सेस करने को मिलता है। दैट्स द गुड थिंग। सो डोंट वेट, लेट्स डू इट। ओके, चलो। एक पी को सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है? तो यहाँ पे 10⁻⁻12 सेकंड, ठीक है। इसके बाद न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कैसा मात्रक है? यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। और एफपीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे पाउंड प्रति घन फुट होता है। क्या होता है? पाउंड प्रति घन फुट, ठीक है। द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो द्रव मापी कहते हैं। द्रव मापी या द्रव ही नापी जाती है। दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए और वैसे दुग्ध मापी आ जाएगा, अपन ने पढ़ रखा है ऊपर, ठीक है। वस्तु को द्रव में डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वस्तु को अगर अपन जैसे कि मैं यहाँ पे ये पानी है और यहाँ पे बॉल है, और मैं ये मेरा हाथ है तो इसको फोर्स कर रहा हूँ ना, तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन रैप कर देंगे क्योंकि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या है? जिन राशियों की सहायता से भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है वो भौतिक राशि कहलाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि क्या है? भौतिक राशियाँ। अब इसका अगर चाहे तो जो सॉरी
जो परीक्षा का पेपर बनाते हैं वो ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, या फिर जो समय है वो कौन सी भौतिक राशि है, तो कौन सी सॉरी भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि है या नहीं है ये भी पूछ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अपन इसीलिए चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। मूल राशियाँ क्या है? जो राशियाँ परस्पर स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य राशियों से नहीं बनाई जा सकती, उन्हीं मूल राशियाँ कहते हैं। अब जैसे मूल यानी कि एक इस तरीके से भी समझ सकते हो कि वो खुद पे डिपेंडेंट है, ठीक है, स्वयं पे, या फिर यूनिक जो होती है उनको मूल राशि है, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। आप कमेंट वहाँ पे मत खोलने लगा ना कि ये अरे नहीं ये नहीं, मैं जस्ट आपको रिलेट, अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना चीज़ों को तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाओगे क्या, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? देखिए व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो दो या दो से अधिक मूल राशियों के योग या गुणा से प्राप्त होती है। मान के चलिए एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या फिर ए इंटू ए, ठीक है, टू इंटू टू। तो इस तरीके से जो होती है ना, ये फिर व्युत्पन्न क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशि हो जाती है, ठीक है? ये राशि नहीं थी, जस्ट एग्जांपल था, ठीक है। वे राशियां दो या दो से अधिक मूल राशियों के योग या गुणा से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, जैसे कि वेग और त्वरण, ठीक है। इसके बाद मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, मात्रक नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज की मात्रा की गणना, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है कि किसी भी जो भौतिक राशि को मापने के लिए जो यूज होती है उसे जो यूज होता है मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, जैसे कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सेकंड में किसको टाइम को मापा जाता है, ठीक? भौतिक राशि के मापन में किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है? जैसे भौतिक राशि होती है उनके मापन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उन चीज़ों को यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, ओके। थोड़ा इसका चार्जर कनेक्ट किया जाए, ओके। देन यहाँ पे अपना है लग जा चिप। भौतिक राशि के मापन में दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक। कौन कौन सी? मात्रक और संख्यात्मक ज्ञान। क्योंकि मात्रक जो अपन, क्योंकि मात्रक ही तो है, और संख्यात्मक ज्ञान इसीलिए है क्योंकि अपन नापेंगे किसमें? संख्या में ही नापेंगे थोड़ी। हाँ, जो भाई कमेंट कर रहे थे राइटिंग का, मैं भी पेन का ही बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी कभी कभी इसकी सटक जाती है, ठीक है। मूल मात्रक क्या है? तो जो मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते। ये अपन ने पढ़ा तो था यार, ये डुप्लीकेट कैसे आ गया? व्युत्पन्न राशियों मूल मात्रक कैसे आ गया भाई? तो अच्छा उसमें पढ़ा हुआ है यार, वन वर्ड में, ठीक है, ओके। जो मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते वे मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, जैसे लंबाई, मीटर, द्रव्यमान, किलोग्राम आदि, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आ से बड़ा निकला है, ऑब्वियस है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक कहला जाएगा, ठीक है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे वेग, मीटर, सेकेंड, शक्ति का हो गया, वाट हो गया आदि, ठीक है। अब घनत्व की परिभाषा क्या है? घनत्व की परिभाषा कहती है किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, या एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन है, ठीक है, उसके क्या है? द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो घनत्व की क्या हो जाएगा? घनत्व डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को एम से और आयतन को बी से, ठीक है। घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान स्लैश आयतन, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम अपॉन बी, ठीक है, ओके। घनत्व के मात्रक लिखिए, अगर ये दिख जाए ना आपको, इसको मैं भाई की बात मुझे याद आ गई, मैं इसको एक बार रफ करके वापस लिख देता हूँ, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? d इज इक्वल्स टू एम अपॉन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में CGS पद्धति में ग्राम घन सेंटीमीटर घनत्व का मात्रक है। CGS पद्धति में जो है ग्राम, इन पद्धति में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये SI पद्धति, CGS पद्धति हो गई अपनी, FPS, ठीक है। इसके बाद MKS पद्धति भी अपनी, ठीक है। MKS पद्धति में क्या होता है? यहाँ पे किलोग्राम घन मीटर, ठीक है, और FPS पद्धति में पाउंड घन फुट हो जाता है, ठीक है। ये अलग अलग उनको भौतिक राशियाँ हैं जिनको मापने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व का मात्रक बताना है अपने को, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। दुग्धमापी किस सिद्धांत पर आधारित करता है? तो दुग्धमापी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किससे? ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा मापक आधारित है? तो यहाँ पर दुग्धमापी हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी दे सकते हैं रिक्त स्थान किसी में भी, या फिर ये इसको पूछा जा सकता है कि दुग्धमापी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है या नहीं, तो उसको सत्यासत्य भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे प्लावन का सिद्धांत लिखना है, तो किसी वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, किसी वस्तु का उसके द्वारा विस्थापित, ठीक है, यानी निकाला गया द्रव के भार के बराबर या उससे कम होने पर वह वस्तु द्रव में क्या होती है? तैरती है, ठीक है। अब इसके बाद वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य है? जो वायुमंडलीय दाब होता है अपना वायु के द्वारा, ठीक है,
इसके वायुमंडलीय दाब है पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर डाला गया, एकांक क्षेत्रफल है ना, उस पर डाला गया बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपना 14 क्वेश्चन आता है कि सामान्य परिस्थितियों में वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब जो है क्या होता है 1.013 इंटू 10⁻, ये अपन ने पढ़ा था एनएम स्क्वायर। ठीक है, ये 10th विकल्प था अपना। ठीक है, और बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि अपना बैरोमीटर के मुख्य उपयोग क्या है। तो वो बैरोमीटर के मुख्य उपयोग है वायुमंडलीय दाब मापने में, ऊंचाई मापने में और मौसम पूर्वानुमान में। जैसे आप वेदर का देखते हैं ना, तो वो किस पे बेस्ड है, बैरोमीटर, उसकी सहायता से ये अपना मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की नली में यदि पारे की ऊंचाई h हो तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है h इंटू डी इंटू जी। ठीक है, तो ये h पारे की ऊंचाई हो जाएगी, डी पारे का घनत्व हो जाएगा, मैंने बताया था आपको ऊपर है, जी गुरुत्वाकर्षण, तो ये डिनोट किया जाता है। ठीक है, यदि बैरोमीटर की नली को तिरछा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर वो भी पढ़ते हैं, ये तो क्या होगा वो भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि बैरोमीटर की नली को तिरछा कर दिया जाए तो नली में पारे के स्तंभ की लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उतनी ही बनी रहेगी, उतनी ही बनी रहेगी। अब प्रश्न 19 आता है कि यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी प्रयुक्त करें तो क्या हुआ। जो बैरोमीटर होता है उसमें पारा डलता है, आपको पता है, और जो फीवर का होता है ना, बुखार नापने का, उसमें भी पारे का उपयोग किया जाता है, तो आपने 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पारे के स्थान पर पानी के प्रयुक्त किया जाए तो क्या हुआ। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी का उपयोग किया जाए तो पानी के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 10.31 मीटर हो जाएगी, क्योंकि पानी का घनत्व पारे से बहुत कम होता है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाना चाहूँ तो यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि पानी का घनत्व पारे से कितना होता है, मतलब कम होता है या ज़्यादा होता है, या फिर कम होता है कि नहीं होता है, या फिर रिक्त स्थान, या फिर कम ज़्यादा करके दे दिया जाए, तो किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक है, वायु दिशा सूचक या विंड वेन किसे कहते हैं, तो वायु की दिशा जानने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे वायु दिशा सूचक या विंड वेन कहते हैं। ठीक है, वायु गति मापी क्या है, वायु की गति मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे वायु गति मापी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एनेमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनेमोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब पंप से क्या अभिप्राय है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे है कि पंप एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी द्रव या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पंप दो प्रकार के होते हैं, चुष्णन पंप और स्पीडन पंप। स्पीडन हो सकता है मेरे ख्याल, संपीडन होगा ये, संपीडन, सॉरी संपीडन पंप है ये, पढ़ा था मैंने। ठीक है, ओके, ठीक है। एंड देन इसके बाद में अपना 23 क्वेश्चन है कि हम अपने ऊपर वायुमंडलीय दाब का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। जैसे हम खड़े हैं तो वायुमंडलीय दाब का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने ऊपर वायुमंडलीय दाब का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे शरीर में अनगिनत छिद्रों एवं श्वसन क्रिया के माध्यम से वायु अंदर प्रवेश करती रहती है। यह आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर होता है, इसी कारण जो है हमारा शरीर अधिक दाब सहन कर लेता है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा शरीर अधिक दाब सहन कर लेता है, अगर वन वर्ड में पूछूँ तो कि हम क्यों नहीं कर पाते, तो हमारा जो शरीर अधिक दाब सहन कर लेता है। यहाँ पे छिद्रों वाली मैं बात मेंशन करके लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब किस प्रकार बदलता है। तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल की मोटाई तथा वायु का घनत्व कम हो जाता है। मोटाई तो और घनत्व जो क्या है कम हो जाता है, जिससे वायुमंडलीय दाब भी क्रमशः घटता जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है कि 25वां क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब का मान ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब ताप के विपरीत अनुपाती होता है, अर्थात जब तापमान बढ़ता है तो दाब घटता है और तब ताप घटता है तो दाब बढ़ जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर रैप करेंगे, सॉरी वीडियो रैप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना 2 पार्ट्स में आएगा ऑलमोस्ट आई थिंक 15 से 20 मिनट की। हाँ, एक चीज़ और है, अपना एवरेज जो ड्यूरेशन है ना 0.58 आ रहा है, समझ रहा, मतलब कि इतने लोग, सिर्फ जो लोग देखने आ रहा है वो इतना ही देख रहे हैं, तो मतलब मेरा 15-20 मिनट का वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। ओके, तो मैं कहूँगा कि आप देखिए, क्योंकि त्रैमासिक आएंगे तब देखेंगे ही आप, अभी टाइम है देख लीजिए। खैर अभी तो मैं कर रहा हूँ, हालांकि त्रैमासिक आने पर सभी बच्चे आएंगे अपने पास में, बट उस टाइम पे 299 रहेगा। अब ऐसे क्योंकि ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहेगी। ओके, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर रैप करते हैं, आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ठीक है, अभी 10 में लेना हो तो आप ले सकते हैं पर PDF में, बट 99 में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन 299 में है, बट अभी जो अभी जितने बच्चे हुए हैं 100 में से उसको 150 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर जल्दी करते हैं, दिन ब दिन सीटें घटती जा रही हैं, मे बी 5-10 इस वीडियो से भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि यही तो मेन सब्जेक्ट है अपना। ओके,
तो कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया व्हाट्सएप पे किस तरीके से होगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और देन आपको जो है वहाँ पे पेमेंट करा के ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा। ओके, तो मैं 11th वालों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आइए, क्योंकि 12th वाले तो ऑब्वियस से चल ही रहे हैं, आपसे आगे ही चल रहे हैं, आप तो वैसे भी पीछे रहेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पीछे ना रहें, क्योंकि अपना मेन चैनल ही 11th बेस्ड है। ठीक है, ओके, तो इस चैप्टर को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक तब तक प्लीज सी यू।